आइए दोस्तों, चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन देख लिया था। ठीक है ना, कुछ टर्म्स पढ़े थे, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक लिमिट वगैरह वगैरह। स्ट्रेन देखे थे। ठीक है, छोटा सा रिकॉल कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है जी? नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? इंटरनल फोर्स अपॉन जो एरिया है वो आपको स्ट्रेस देगा। स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन रेशियो है किसका? जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो अपनों को रेशियो देता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का। स्ट्रेन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कौन सा थे जी? पहले अगर लेंथ में चेंज आएगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। एरिया में चेंज आएगा नहीं, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। एंड शेप में अगर चेंज आएगा तो। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हुक्स लॉ। देखो इन्होंने क्या बात ऑब्जर्व की, हम भी कर सकते हैं, हुक्स की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं इस बात को। क्या कि एक बॉडी है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट को मान लो हम क्रॉस नहीं कर रहे। इलास्टिक लिमिट अज्यूम कर लेते हैं कि 10 न्यूटन है, कि 10 न्यूटन से ऊपर जाऊंगा तो प्लास्टिक बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। हम 10 न्यूटन के अंदर तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो डेल्टा एल क्या होगा? चेंज इन लेंथ बढ़ेगा। अच्छा, चेंज इन लेंथ बढ़ेगा तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है बॉडी को इनिशियल शेप में वापस ले जाने के लिए, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अच्छा, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है और जितना फोर्स बढ़ाता चला जा रहा हूं तो डेल्टा एल भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है अपना और जो स्ट्रेन है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और अपनों को मालूम है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी आती है भैया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई तो कांस्टेंट आना चाहिए ना। मान लिया कोई कांस्टेंट कैपिटल ई आ गया यहाँ पर इस ई को कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस ई की यूनिट की बात करेंगे तो चलो मैं मिटा रहा हूँ, खुद देखो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर्मूला बन रहा है किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अपनों को मालूम है स्ट्रेन, जो स्ट्रेन क्वांटिटी होती है ये क्या होती है जी? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो जो ई की यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी? स्ट्रेस के बराबर, यानी सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं यार, ई जो है रेशियो है किसका? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस की बात करेंगे तो टोटल 2 तरह के स्ट्रेस हैं, 2 टाइप में। कौन सा? नॉर्मल और शियर। एक में जो फोर्स है परपेंडिकुलर लगेगा, एक में फोर्स पैरेलल लगेगा। अच्छा, इन दोनों स्ट्रेसेस में मिला के टोटल क्या क्या काम हो रहा है? सबसे पहला हमने पढ़ा था नॉर्मल में था टेंजाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक, या उसको हाइड्रोलिक को हम वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो देखो टेंजाइल और कंप्रेसिव दोनों में ही क्या काम हो रहा है? लेंथ में चेंज आ रहा है ना। टेंजाइल में लेंथ बढ़ेगी, कंप्रेसिव में घटेगी, दोनों में लेंथ में चेंज आ रहा है। तो इन दोनों को मैं एक यूनिट मान के चल रहा हूँ, एक कंसिडर करके चल रहा हूँ कि लेंथ में चेंज। दूसरा क्या था अपना? हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। वहाँ क्या हो रहा था? वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। तो 2 तरह के चेंज मिले अभी हमें, लेंथ में चेंज जो कि टेंजाइल कंप्रेसिव इंक्लूड हो गया, और दूसरा क्या मिला हमें? वॉल्यूम में चेंज, दैट इज हाइड्रोलिक। एंड थर्ड वन इज जो शियर है, उसमें क्या होता है? शेप में चेंज विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो टोटल हमारे पास स्ट्रेन कितने तरह के थे? 3 तरह के हुए थे ना, लेंथ में चेंज के लिए, वॉल्यूम में चेंज के लिए और शेप में चेंज के लिए। तो अब हुक्स लॉ ने जो फॉर्मूला दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन है 3 प्रकार के। तो मतलब ये जो ई है ये भी आपको 3 तरह की वैल्यूज देगा ना। क्लियर हो रहा है? आते हैं इधर। तो देखो, अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप लेंथ में चेंज लेकर के आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज लेकर के आ रहे हैं, या फिर शेप में चेंज लेकर के आ रहे हैं, इस ई का जो शक्ल है ना वो बदलती चली जाएगी। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ई की शक्ल बदलती चली जाएगी। क्या? अगर मान लो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं कैलकुलेट करूं किसके लिए? लेंथ में चेंज के लिए। अगर इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लेंथ में चेंज के लिए काउंट करें तो अब उसको मैं ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना कह करके अब हम उसको लिखेंगे वाई से, उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस, जवान मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो जी क्या बताया मैंने कि अगर लेंथ में चेंज के लिए हम ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? यंग्स मॉडुलस। अब बात करते हैं लेंथ में चेंज कब आता है? जब स्ट्रेस कौन सा होगा? टेंजाइल या कंप्रेसिव। और ये टेंजाइल कंप्रेसिव किसके पार्ट होते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस के। यानी यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा लेना है अपनों को? नॉर्मल। अच्छा जी, और लेंथ में चेंज आ रहा है तो स्ट्रेन कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो यंग्स मॉडुलस को तो विद इन इलास्टिक लिमिट, ये वाला पोर्शन तो ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये क्या है? यंग्स मॉडुलस रेशियो है किसका? नॉर्मल स्ट्रेस
क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं वॉल्यूम में चेंज के लिए, वॉल्यूम में चेंज के लिए तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए कौन सा स्ट्रेस आता है, हाइड्रोलिक, या उसको हम वॉल्यूमेट्रिक कह सकते हैं। और ये टाइप किसका होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का। चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि अगर वॉल्यूम में चेंज के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इस ई को ई ना लिख करके हम बीटा लिखेंगे, या कहीं कहीं पे कैपिटल बी से भी लिखा होता है, कैपिटल बी लिखेंगे, उसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। डिफाइन करते हैं जी, विद इन इलास्टिक लिमिट, कॉमन है, रेशियो है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये फॉर्मूला बन जाएगा बीटा का। शेयर की बात करेंगे, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नाम है। अब इसको किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, शेप में चेंज के लिए, है ना। तो शेप में चेंज के लिए स्ट्रेस कौन सा होता है, शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सा प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो ये बन जाएगा आपका शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला। आई होप आपको ये तीनों मॉडुलस क्लियर होंगे, निहायत ही आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान के रखना है कि कुछ नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तीनों, लेकिन अलग अलग चेंजेस के लिए इनको कैलकुलेट किया गया है। अच्छा, मेरे को वाई की यूनिट बताना, सोचो मत, y क्या है, ई ही तो है, शक्ल ही तो बदल रही है, सरनेम नहीं बदल रहा। क्या रहेगा जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों ई ही तो है, सिर्फ सरनेम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब इनके फॉर्मूलेज निकालते हैं, ड्राइव्ड फॉर्मूले। देखो, आते हैं यंग्स मॉडुलस पे। मान लेते हैं कोई वायर है हमारे पास, रॉड है, एल लेंथ की, एफ फोर्स लगाया सरफेस के परपेंडिकुलर, और जी डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये कहानी है, लेट एरिया एल लेंथ ओरिजिनल डेल्टा एल चेंज। अपनों को निकालना है वाई। तो वाई अगर निकालें, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्ट्रेस का, एक ही था, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल हो चाहे शेयर हो। सो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से जो y का फॉर्मूला बन गया, दैट इज एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। ये आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का ड्राइव्ड फॉर्म निकल के आ गई, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास टेंजाइल स्ट्रेस है, टेंजाइल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो डेल्टा एल क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है तो यंग्स मॉडुलस भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, कंप्रेसिव के लिए, तो लेंथ क्या होती है, घटती है। और अगर लेंथ घटेगी तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एल नेगेटिव, तो यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा जी, नेगेटिव। इन दो बातों का ध्यान आपको रखना है। आते हैं बल्क मॉडुलस पे। तो कोई जी गुब्बारा था, बड़ा सा बलून, बॉल, हाँ, इनिशियल वॉल्यूम उसकी v है, उसको पिचका पिचका के हमने छोटा कर दिया, और जो वॉल्यूम में चेंज आ गया उसको हम कह रहे हैं डेल्टा v। तो देखो, मुझे बल्क मॉडुलस निकालना है, तो फॉर्मूले की बात करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी, अपॉन में स्ट्रेन, कौन सा वाला, वॉल्यूमेट्रिक। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से जो बीटा का फॉर्मूला आया, दैट इज एफ वी अपॉन में ए डेल्टा वी। ये आपके पास बीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा, एक बात नोटिस करना, एक बात नोटिस करना, जो ये फोर्स है एफ, बाहर से लगाया गया फोर्स है ना, ये जो एफ है अपनों के पास, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है जी। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हमेशा बाहर से लग रहा है। तो अगर फोर्स बाहर से लग रहा है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं किसी बॉडी को दबाऊं और वो फूल जाए? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। जब भी आप किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स लगाओगे, हमेशा वॉल्यूम उसका छोटा होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। तो क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल है, तो उसकी वजह से डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव ऑलवेज। डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। और अगर डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, इसका मतलब बीटा भी क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कि वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव रहेगा।
और वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि फोर्स बाहर से लग रहा है, वॉल्यूम हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एक और शक्ल बनती है यहाँ पे इस फॉर्मूले की, क्या कि फोर्स अपॉन एरिया को ना हम प्रेशर भी कह सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता है, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स अपॉन एरिया की जगह प्रेशर V अपॉन डेल्टा V, या फिर कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा V अपॉन V। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये डेल्टा V अपॉन V लिखने का चक्कर क्या है। तो चेंज अपॉन इनिशियल, ये अगर थोड़े क्वेश्चंस आपने किए हो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन निकाले थे, वहाँ परसेंटेज चेंज पूछता था ना, परसेंटेज चेंज। तो ये क्या होता है जी? फ्रैक्शनल चेंज। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आई होप यंग्स क्लियर, बल्क क्लियर। आते हैं शेयर की तरफ। देखो शेयर मॉडुलस क्या बता रहा है, ये कहता है, बताया हमने नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। जीएफ फोर्स लगाया, सरफेस पे हाथ रखा, पैरेलल खींच दिया, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया, तो ओरिजिनल साइड मान लेते हैं ए है, चेंज आ गया डेल्टा ए का। ये सारी साइड्स हैं कुछ थीटा एंगल से, सारी साइड्स कुछ थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई, तो अपनों को जी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से अब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यही है, चाहे शेयर हो चाहे नॉर्मल हो। और शेयर स्ट्रेन क्या था जी? चेंज इन साइड डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए। तो देखो यहाँ से ना दो फॉर्म बनती है। एक फॉर्म तो बन जाएगी अपनों पे क्या, एफ स्मॉल ए है ना, अपॉन में ए इंटू डेल्टा ए। एक तो जी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, और दूसरा याद करो शेयर स्ट्रेन जो हमने निकाला था, क्या करा था? डेल्टा ए अपॉन ए, जो ट्राइंगल सा बन रहा है आपके पास, ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, डेल्टा ए क्या है? उसका परपेंडिकुलर, ए क्या है? उसका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली फॉर्म बन रही है ना, तो इसको हम टेन थीटा भी कर सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए को। तो यहाँ पे इस डेल्टा ए अपॉन ए को अगर मैं टेन थीटा कर दूँ तो जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ अपॉन में ए टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर मॉडुलस की दो फॉर्म्स निकल के आती हैं, एक इन टर्म्स ऑफ थीटा, एक इन टर्म्स ऑफ साइड। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रहे इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो हुक्स लॉ है, जिसमें ये तीन मॉडुलस निकल के आते हैं, और इसके बाद जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ तुच्छ सी चीज़ें और रह गई हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा यार, ये दो छोटी सी टर्म रह गई हैं, आइए इसको देख के भी ख़त्म करते हैं। देखो यंग्स जो थे उन्होंने क्या करा, यंग्स ने क्या करा यार, पता नहीं क्या करा, हमें इतना पता है कि यंग्स ने एक फॉर्मूला दिया था, और क्या करा पता नहीं, क्या कांड किए थे उन्होंने। तो देखो यंग्स जो थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने रेशियो निकाला नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर गया। तो छोटी सी मिस्टेक, चुन्नी सी मिस्टेक जो उन्होंने ध्यान नहीं दी थी, क्या कि देखो अगर मैं यंग्स मॉडुलस का डायग्राम यहाँ बनाऊँ, जो हमने वहाँ डेरिवेशन में किया था, तो हमने कहा था ये लेंथ है, और जी फोर्स लगाने के बाद ये डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई थी। यही कहा था ना डेरिवेशन में, डायग्राम हमने यही लिया था। लेकिन एक बात सोचो, अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे तो लंबा तो होगा, पतला भी तो होगा। लंबाई बढ़ाओगे तो उसके डायमीटर, रेडियस क्या होगा? कम होगा। इस बात को छोटा सा इग्नोर कर गए वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ? पॉइजन्स रेशियो में, जहरीला अनुपात, पॉइजन्स रेशियो। तो पहली बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेन टू स्ट्रेन का रेशियो है। क्यों जरूरत पड़ रही है अलग से कैलकुलेट करने की? क्योंकि यंग्स ने इस बात को इग्नोर कर दिया था या ध्यान नहीं दिया था कि भैया लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर भी तो कम होगा। अब उसको अलग से कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेन टू स्ट्रेन का रेशियो निकाला गया, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट, कॉमन है। रेशियो है किसका? लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल मतलब आप लेट के देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है? कोई तार है आपके सामने से खींच जा रही है, आप उसको ऐसे करके देख रहे हो, लेट करके, ऐसे लेट के देख रहे हो आप उसको, तब वो क्या नजर आएगा कि पतला हो रहा है। वहीं आप साइड से देखोगे तो क्या नजर आएगा? लेंथ में चेंज आ रहा है।
तो लेटरल मतलब लेट के क्या नज़र आएगा हमें कि डायमीटर इसका कम हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो मेरे को यूनिट बताओ उसकी। स्ट्रेन टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं, स्ट्रेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं, तो सिग्मा क्या है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो आपके पास ध्यान रखना ये क्या होता है, पहली चीज़ इट इज यूनिट लेस। ठीक है, तो मान लिया एल ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, स्मॉल डी ओरिजिनल डायमीटर है, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर है। तो मेरे बताने से पहले आप इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, वीडियो पॉज करके निकालते हैं। स्ट्रेन चेंज अपॉन ओरिजिनल, लेटरल लेट के क्या चेंज नजर आ रहा है, डायमीटर, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन, लेट के तो यही चेंज नजर आ रहा है ना, खड़े होके क्या चेंज नजर आ रहा है जी, लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए यहाँ से जो सिग्मा का फॉर्मूला बना दैट इज एल डेल्टा डी अपॉन में डी डेल्टा एल। ये हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, है ना, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, अगर डेल्टा एल पॉजिटिव हुआ तो डायमीटर का क्या होगा, घटेगी। लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, डायमीटर कम होगा, रेडियस कम होगा, तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा उस केस में, ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अगर मैं लेंथ घटाता हूँ तो डेल्टा एल नेगेटिव होगा, लेंथ कम कर रहा हूँ, चेंज इन लेंथ नेगेटिव आएगा, तो उस केस में डायमीटर क्या होगा, पिचकाओगे तो फैलेगा ना, डायमीटर बढ़ेगा तो डेल्टा डी पॉजिटिव हो जाएगा। दो ही चेंज कर सकते हैं, तो लेंथ बढ़ाओगे या लेंथ घटाओगे। दोनों ही केस में देखो, अगर आप डेल्टा एल को पॉजिटिव रखोगे तो डेल्टा डी नेगेटिव हो रहा है, और डेल्टा डी को पॉजिटिव रखना चाह रहे हो तो डेल्टा एल नेगेटिव हो जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि जो सिग्मा है ना, ये आपके पास ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है, ऑलवेज नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। एल बढ़ाओगे तो क्या घटेगा, डी घटेगा, और डी बढ़ाओगे तो एल घटेगा। तो सिग्मा हमेशा नेगेटिव रहना है, ठीक बल्क मॉडुलस की तरह कि जब भी फोर्स लगाओगे तो भैया वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज ही होना है। ठीक है, आगे आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी, पहली बात ये आपको क्या बताता है, इसमें डेफिनेशन एक और ऐड करें, इट डिफाइंस हाउ easily a material is compressible। ये आपको बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से कंप्रेस हो सकता है, और ये होता क्या है, रेसिप्रोकल किसका, बल्क मॉडुलस का। तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/बीटा हो जाएगा। अच्छा समझते हैं कैसे, तो बीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या था, एफ वी अपॉन में ए डेल्टा वी। तो जो आपका बीटा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना वॉल्यूम के। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ज़्यादा, वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि वो आसानी से कंप्रेस हो पा रहा है। तो ये जब डेल्टा वी ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो आसानी से कंप्रेस हो पा रहा है। तो यानी कि जो आपका के है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, डेल्टा वी के। मान लो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो जो के है डेल्टा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का फोर्स लगा के वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो उसका के ज़्यादा होना चाहिए। और क्योंकि जो बीटा है वो इनवर्स है चेंज इन वॉल्यूम का, इसीलिए हम कहते हैं कि जो के है वो इनवर्स होता है किसका, बीटा का। तो बस कुछ नहीं जी, ये थी छोटी सी कंप्रेसिबिलिटी, पॉइजन्स रेशियो, और वो जो 3 मॉडुलस हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के साथ।